गुड आफ्टरनून। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर टू में सिर्फ बेनिफिट्स पढ़े, क्लियर है। अब अगला टॉपिक अपना नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। इससे कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। देख के ऐसा लग रहा है कि ऑडिट प्लानिंग सिर्फ कब होएगी? ऑडिट की स्टार्टिंग में। कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्लान हमें कब बनाना चाहिए? कोई काम करने से पहले। बट ये कहता है प्लानिंग जो है वो एक डिस्क्रीट फेस नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? नैरो। ठीक है, नैरो एरिया नहीं है। नैरो फेस नहीं, नैरो एरिया नहीं है। ओके, बट ये एक कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव मतलब रिपीट प्रोसेस है। ठीक है। कब स्टार्ट होती है प्लानिंग? दैट बिगन्स शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। नहीं समझ में आया? देखो समझो। यहां पर एक टाइमलाइन बनाई मैंने। मेरी ऑडिट यहां पर स्टार्ट हो रही है। ये मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ओके, ये ऑडिट सपोज करो यहां खत्म हो गई, कंप्लीटेड ऑडिट। ठीक है। अब मुझे बताओ प्लान कब बनाना चाहिए? यहां, यहां या यहां? यहां बनना चाहिए प्लान। सही कहा। ये क्या है बीच में? एक बीच में डॉट ये लगाई मैंने, ये है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम ऑडिट परफॉर्म करने जाएं तो हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट आए जो हमने प्लानिंग स्टेज पे कंसीडर ही नहीं किए थे? हमने सोचा ही नहीं था कि ये चीज भी करनी पड़ सकती है या ऐसा भी कुछ होगा। तो ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट हमें क्या करना पड़ता है? हमारे सामने कुछ फैक्ट ऐसे आए, फैक्ट कुछ फैक्ट ऐसे हमारी नॉलेज में आए जो पहले नहीं पता था। न्यू फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स आ गए। तो मुझे बताओ प्लान को क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्लान नीड टू बी, हाँ, नीड टू बी रिवाइज्ड। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि प्लानिंग स्टार्टिंग में होगी। प्लानिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट भी होती है। अच्छा, ऑडिट कंप्लीट हो गई, अब तो प्लान का कोई रोल नहीं है। कहते जी कोई रोल नहीं है, बट एक मिनट, ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल। अगले साल भी ऑडिट आपको ही करनी है। तो जैसे ही ऑडिट खत्म हुई, अगले साल की प्लानिंग शुरू। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑडिट। थैंक यू दीदी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इस साल है ना आपने रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी क्योंकि कंपनी का स्टॉक जो है वो सही नहीं था। तो अगले साल की ऑडिट में पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा बताओ? इस साल मैंने रिपोर्ट क्वालिफाई क्यों की? क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्रॉपर नहीं था। तो अगले साल आते ही सबसे पहले क्या चीज चेक करोगे? अगले साल आते ही सबसे पहले स्टॉक ही तो चेक करेंगे कि पिछली बार भी ये गलती थी, इस साल दोबारा कंटिन्यू तो नहीं हो रही। अब पढ़ के देखो फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा। कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करना। प्लानिंग ऑडिट स्टार्ट करने से पहले भी करनी पड़ती है, ड्यूरिंग दी ऑडिट भी करनी है, और जैसे ही इस साल की ऑडिट खत्म हुई अगले साल की प्लानिंग भी हाथों हाथ शुरू हो जाती है। तो प्लानिंग जो है वो तीनों फेज पे है, प्री ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट।
इसलिए इसे कहा गया है कि इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेस, ये एक डिस्क्रीट फेस नहीं है कि प्लानिंग शुरू हुए कर ली और उसके बाद खत्म। ठीक है, हमें इसमें कंसीडर करना होता है प्लानिंग में, इंक्लूड कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। प्लानिंग में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए व्हाट टू डू, व्हेन टू डू भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम हमें कब करना है। ठीक है, that need to be completed prior to the performance of further audit procedure। कौन सा स्टेप हमें कब परफॉर्म करना चाहिए और उसके बाद मुझे क्या करना है। ठीक है, एग्जांपल 31 मार्च को स्टॉक हमेशा मैनेजमेंट काउंट करती है, हम वहां पर प्रेजेंट होते हैं और हम कहते हैं हमारे सामने स्टॉक काउंट करो, ताकि हमें ये भरोसा हो जाए आप काउंटिंग ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग एक्टिविटी नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिट आइडेंटिफिकेशन। प्लानिंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बिना रिस्क असेसमेंट के कभी भी हम प्रॉपर प्लान नहीं बना सकते। ठीक बात है ना, हमारे पास टाइम क्या होता है, कम होता है, तो टाइम को हमें वाइजली यूज करना है। तो जो एरिया हाई रिस्क की एरिया होता है वहां पर टाइम क्या लगाना होता है, ज्यादा टाइम एंड एफर्ट, और जो एरिया कम रिस्क की होता है वहां पर टाइम कम। तो पहले ये तो पता कर लो कि कहां पर रिस्क कम है कहां पर ज्यादा है, कौन से प्रोसीजर होते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उनका क्या बोलते हैं, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक बात है। एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे करोगे, एआरपी, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रैप। ठीक है, obtaining अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, मटेरियलिटी, कौन सी आइटम मटेरियल होगी, कौन सी आइटम कम मटेरियल होगी, कहां मुझे एक्सपर्ट के काम को यूज करना पड़ सकता है, कहां पर मुझे एक्सपर्ट के काम को यूज करना पड़ सकता है, और एक अदर अदर रैप, अदर प्रोसीजर जिससे हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं। अब आओ पिछले पेज पर, यहां पर ये जगह खाली है, यहां पर लिखो समरी। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लान, जब भी ऑडिट प्लान की बात आएगी एसए 300 कहता जी ऑडिट प्लान बहुत जरूरी है। क्या बेनिफिट है भाई ऑडिट प्लान के, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट। अगर आप चाहते हो आपकी ऑडिट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लानिंग के द्वारा कि कहां पर गड़बड़ मिलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ऐसे कैसे पता लग जाएगा भाई, पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया रिस्क असेसमेंट करके। क्या परफॉर्म करेंगे, रैप। क्या परफॉर्म करेंगे, रैप। एक मिनट, रैप तो समझ में आ गया, इसमें क्या क्या करके हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। सर सबसे पहले तो ऑब्टेन दी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ऑब्टेन दी नॉलेज ऑफ क्लाइंट। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद में रैप में एआरपी, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, ये भी परफॉर्म करना होता है। कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है, ये एआरपी क्या होता है चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगा, अभी सिर्फ नाम लिखेंगे। हम एआरपी भी करते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया जब हमारे सामने आ जाता है, अब बात, सबसे पहली बात तो असाइन, यहां पर हमें वर्क किसको असाइन करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ
वर्क, काम को कोऑर्डिनेट करना है। अगर पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया हाई रिस्क की एरिया है तो हम किसका काम यूज करेंगे? एक्सपर्ट का काम यूज करेंगे। नहीं तो हम किसको असाइन कर सकते हैं? ये सीनियर आर्टिकल्स को। अगर प्रॉब्लम एरिया है तो किसको असाइन करना चाहिए? या तो सीनियर आर्टिकल को, और अगर हमारे डोमेन से ही बाहर है तो एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए काम को। ठीक है। कैपेबिलिटी और कंपिटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है? काम डिवाइड करना है। असाइन द वर्क एज पर कॉम्पिटेंस। ठीक बात है। ये सारे बेनिफिट क्या कहते हैं आपका, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जाओगे तो आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है जी, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे तो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? अब आते हैं यहां पर। अब देखो क्या है, क्या कह रहा है थर्ड पैराग्राफ में कि प्लानिंग में, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में, प्लानिंग में हमें कुछ सर्टेन एक्टिविटीज और प्रोसीजर की टाइमिंग भी सेट करनी होती है कि कौन सा प्रोसीजर मुझे कब परफॉर्म करना है। टाइमिंग के हिसाब से दो प्रोसीजर होते हैं, एक ऑडिट के दौरान परफॉर्म होने वाले और एक ऑडिट से पहले होने वाले। ऑडिट से पहले कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है? रैप। ऑडिट स्टार्ट करने पहले तो रिस्क असेसमेंट करेंगे, हाँ उसे क्या बोलते हैं? रैप। ये देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड to obtain understanding of entity and its environment, including internal control system, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to error or due to fraud. ये एसए 315 का नाम है बेटा। ये जो पैराग्राफ लिख रखा है ना, ये एसए 315 का नाम है। Identifying and assessing the risk of material misstatement through the understanding of an entity, its environment, including internal control system and accounting system. तो मुझे बताओ, क्लाइंट की ऑडिट स्टार्ट करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए या उससे पहले लेनी चाहिए? पहले, इसलिए इसको रैप बोलते हैं। अच्छा, आपने रिस्क असेसमेंट कर ली, कौन किसने? प्रिंसिपल ने, एंगेजमेंट पार्टनर ने। बट ऑडिट परफॉर्म करने ये जाएगा क्या? नहीं, ऑडिट परफॉर्म करने कौन जाएगा? तो बस उनको इन्वॉल्व करो, कहता आ जाओ बेटा। मीटिंग होती है, अब क्या होती है? मीटिंग होती है। ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग बोलते हैं इसे। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग। हमारा जो बॉस होता है वो हमें बुलाता है कि बेटा कल तुम्हें या परसों तुम्हें इस कंपनी के ऑडिट पे जाना है, आओ बैठ के प्लान डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? प्लान। क्या चीज चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, तो वो हमें ब्रीफ करते हैं कि ये चीज चेक करनी है और ऐसे चेक करनी है। और कोई मैटर अगर कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो क्या करेंगे? डी ब्रीफ। डी ब्रीफ मतलब डिटेल में बताएंगे, भाई ये स्टेप, ये चीज नहीं है बेटा, यहाँ पर इस कंपनी के ऑडिट पे जाओगे ना तो इस चीज को ऐसे चेक करना है। इसे हम बोलते हैं ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग। क्यों जरूरी है ये बताओ? engagement partner and other key members of engagement team shall be involved in planning, क्योंकि काम तो उनको परफॉर्म करना है, तो उनको इसमें इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। ठीक है, टू ड्रॉ देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स, ताकि किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है कि सर इस प्लान में ये स्टेप तो रह गया, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये स्टेप भी आना चाहिए, तो वो अपने एक्सपीरियंस या इनसाइट्स, इनसाइट मतलब आभास, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, तो इससे आपके ऑडिट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पॉइंट समझ में आया? इस पॉइंट को समझने के लिए ये वाला एग्जांपल, इंगेजमेंट पार्टनर ने क्या किया? मीटिंग बुला ली। अच्छा, सभी इंगेजमेंट टीम नहीं बैठी होती, सिर्फ उसके की मतलब सीनियर वगैरह, ये इंगेजमेंट पार्टनर है। ये मीटिंग बुलाता है, मीटिंग विद इंगेजमेंट टीम।
इसे हम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग भी बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई सीनियर आर्टिकल है, कोई सीए है जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। आपने इनके सामने क्या प्रेजेंट किया, प्लान, कि हमें किस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। कहते बेटा आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं, ये प्लान बनाया है। ये इस प्लान में क्या होने वाला है, डिस्कस होने वाला है। सीनियर कहता है सर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये स्टेप भी होना चाहिए। तो ये अपने क्या देता है, इसमें इनपुट्स देता है। क्या देता है, इनपुट्स। लो जी, तो जब वो प्लान डिस्कस करेंगे तो इंगेजमेंट पार्टनर पूछता है कि सब कुछ क्लियर है, और वो कहता है सर मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये चीज और चेक करनी चाहिए। अगर आप किसी प्लानिंग में किसी के इनपुट लेते हो तो प्लानिंग की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बेटा, क्योंकि ऑडिट परफॉर्म करने तो इनको जाना है, इंगेजमेंट टीम को जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑडिट प्लान में लिखा हुआ है कि तुम्हें 2 दिन में स्टॉक चेक करना है, और इंगेजमेंट टीम का मेंबर कहता है सर नहीं, इसको 2 दिन नहीं, इसको कम से कम 4 दिन कर दो आप। पिछली बार हम जब स्टॉक को वेरीफाई करने थे कंपनी के अंदर तो 2 दिन बहुत कम थे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑडिट जो है वो ढंग से हो नहीं पा रही थी। तो सर इस टाइमिंग को 4 दिन कर दो, 4 दिन तो लग जाएंगे सर। ये पूछना पड़ेगा, ये बताएगा ना बंदा, इनपुट देगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपने इनसाइट शेयर करेगा। इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है बेटा, ठीक बात है। लो जी, प्लान हो गया फाइनलाइज। अब ऑडिट करने जाओगे तो भैया हम कब ऑडिट करने आ रहे हैं, कब तक ऑडिट करेंगे, कितने बंदे आ रहे हैं, ये सारी बातें किसके साथ डिस्कस करनी है, हाँ मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ, अब किसके साथ डिस्कस करना है, डिस्कस विद मैनेजमेंट, ताकि वो होटल होटल के रूम तो बुक करके रखे। कहीं तुम पहुंच जाओ कि सर ऑडिट करने आए हैं, वो कहता है कितने बंदे हो गए, 4 बंदे, कहते आ तो गए, हमारे तो ना डॉक्यूमेंट थे यार, हमने बताया नहीं। ठीक है, कहते ठीक है डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो हम होटल में चले जाते हैं, कहते सर होटल कोई बुक ही नहीं करवा रखा हमने, बैठो अभी यहाँ पर जब तक बुक नहीं होते होटल वगैरह। तो बता के जाना होता है बेटा। ठीक है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे बैंक ऑडिट ऑफर हुई। अब बैंक ऑडिट है ना नॉर्मली 1 अप्रैल को शुरू हो जाती है, और वो ना हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि 7 से 8 दिन में खत्म करो, क्योंकि वो आप ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, फिर वो किसके पास जाएगी, मेन कंपनी ऑडिटर के पास, फिर वो उनको कंपाइल करेगा, फिर आगे भी भेजनी होती है। लफार 30 जून को जाना जरूरी होता है, मतलब टाइम लाइट होती है उसकी। तो जैसे ही मेरे पास मेल आई बैंक ऑडिट की, तो 2 ब्रांचेस की मेल आई हुई थी। तो मैंने वहां पर ब्रांच मैनेजर को फोन कर लिया कि सर मुझे आपकी ब्रांच का ऑडिटर अपॉइंट किया है। बोला सर हाँ हमारे पास भी मेल आ गई है, सर बताइए। मैं कहा सर कल 1 अप्रैल है तो कल आ जाऊं मैं। तो उन्होंने कहा सर कल मत आइए आप, अभी तक तो बैलेंस शीट ही बन के नहीं आई है, हेड ऑफिस से बैलेंस शीट बन के आएगी तो सर वो 3 अप्रैल को आएगी, तो आप 3 अप्रैल को आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं 3 अप्रैल को आ जाता हूँ। तो मैंने अंदाजा लगाया कि 3 अप्रैल को जाऊंगा तो छोटी ब्रांच थी तो 3 दिन में ऑडिट खत्म हो जाएगी, तो 6 तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मैंने फोन मारा दूसरे ब्रांच वाले को कि सर मैं आपका ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूँ। बोला कि सर हाँ हमारे पास मेल आ गई, बताइए सर। मैं कहता हूँ सर 6 तारीख को आ जाऊँ मैं आपकी ऑडिट करने के लिए। बोला सर 6 तारीख को लॉन्ग वीकेंड है, स्टाफ जो है ना वो सारा सारा छुट्टी पे भाग जाता है लॉन्ग वीकेंड पे बैंक वाले, और अभी क्लोजिंग थी इस चक्कर में उनके प्रेशर भी बहुत था, तो सर वो पक्का भागेंगे, मैं इनको रोक भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो सर रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने बोला क्या। कहते हैं सर आप है ना 9 तारीख को आ जाओ, लॉन्ग वीकेंड के बाद आ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैंने कहा चलो 9 तारीख को जाऊंगा तो 2 दिन में, वो भी छोटी ब्रांच थी तो 2 दिन में ऑडिट खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं 9 तारीख को आ जाऊंगा। अब मुझे बताओ मैं बिना बताए पहुंच जाता हूँ वहां पर, बैठ के करता क्या। मैं 1 तारीख को चला जाता एक ब्रांच पे और जाके वो कहता सर बैलेंस शीट ही नहीं आई, बैठ जाओ। क्या करता वहां पर, क्लाइंट का टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट। और अगर मैं वहां पर 3 तारीख को 6 तारीख को काम खत्म करके दूसरी ब्रांच में अगर पहुंच जाता तो वहां पर क्या करता, जब स्टाफ ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट कौन देगा, एक्सप्लेनेशन कौन देगा। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी होती है। बट क्या मुझे मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करना है कि मैं कैसे चेकिंग करने वाला हूँ, ना 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 ना, ये नहीं डिस्कस करना। ऑडिटर डिसाइड टू डिस्कस प्लानिंग विद
मैनेजमेंट। टू फैसिलिटेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेट? सपोर्ट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट को ढंग से मैनेज किया जा सके। ध्यान रखना, केयर इज रिक्वायर्ड, ध्यान रखना है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। यानी कि इसका एग्जांपल क्या रहेगा? टाइमिंग, टाइमिंग डिस्कस करो आप। हम ऑडिट कब स्टार्ट करेंगे, कितने दिन का हमारा प्लान है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, क्या डिस्कस नहीं करना? ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। हम कैसे ऑडिट करेंगे ये मत डिस्कस करना, शैल नॉट बी, नहीं तो क्लाइंट अलर्ट हो जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फोर्स डॉक्यूमेंट रेडी कर लेगा। पॉइंट सब में आ गया। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे। देखो मैंने आपको कहा था ना ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग जो है वो एक डिस्क्रीट फेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। जैसे ऑडिट खत्म होती है अगले साल की ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर हम टाइमिंग भी कंसीडर करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर की टाइमिंग के हिसाब से दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक फर्दर। पहले कौन सा परफॉर्म होगा, रिस्क, उसके बाद हम क्या प्लान करते हैं, फर्दर। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं। कैसे करोगे? क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेके, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज लेके, उनके अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज लेके, ठीक है। प्लान बनाने के बाद किसके साथ डिस्कस करते हैं? टीम के साथ, ताकि उनके कोई इनपुट है तो आप हमें दे दो, ताकि हम प्लान को क्या कर दे, चेंज कर दे। उसके बाद प्लान की टाइमिंग किसके साथ डिस्कस करनी होती है? क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी होती है। बट कभी भी ऑडिट प्रोसीजर क्लाइंट के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, इतनी बात है बेटा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गया बेटा। ब्रेक और प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, और इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या आया? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीलिमिनरी? प्रायर। एंगेजमेंट मतलब एक्टिविटी, एंगेजमेंट का मतलब क्या? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, प्लानिंग से भी पहले आपको यह डिसाइड करना है पहले कि मुझे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। प्लानिंग तो नेक्स्ट फेज है। आपको ऑडिट ऑफर हुई, पहले तो ये डिसाइड करो ऑडिट एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है, फिर प्लान बनाना। अच्छा, मैं क्यों मना करूंगा? अगर मुझे ऑडिट ऑफर हो रही है, मैं ऑडिट के लिए मना क्यों करूंगा? अरे चैप्टर 11 में पढ़ के आए हैं बेटा, ठीक है। कंसीडर एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। पहले ये देख लो भाई, जो ऑडिट तुम्हें ऑफर हो रही है उसको तुम एथिकली परफॉर्म कर पाओगे, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद डिसाइड करना कि अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है तो क्या ऑडिट कंटिन्यू करनी है? क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद देखना कि एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस है या नहीं है। अगर सब कुछ ओके है तो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट यानी कि इंगेजमेंट लेटर ले लेना। इंगेजमेंट लेटर में तुम्हारा स्कोप लिखा होगा कि तुम्हें क्या चीज चेक करनी है और क्या चीज चेक नहीं करनी, उसके बाद ही प्लान बनेगा। तो ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के आए हैं, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। ए, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड। पहला आपको क्या काम करना है? पहला स्टेप आपका प्लानिंग से भी पहले क्या होगा? प्रीलिमिनरी टू प्लानिंग एक्टिविटीज। पहले तो ये डिसाइड करो ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, और अगर एक्सेप्ट कर रखी है तो कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, ठीक बात है। अगर न्यू क्लाइंट है तो बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट कंसीडर करो सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। और अगर एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है तो कंसीडर करना है कि भाई हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सेम पैराग्राफ चैप्टर नंबर 11 में था, सेम पैराग्राफ, ठीक बात है। सर क्या चेक करना है, क्या हो जाएगा? अरे यार, इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम,
सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट जो है ईमानदार है या नहीं है। मैनेजमेंट तो फुल ईमानदार है। आपके पास टीम है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, सेम वर्ड टू वर्ड वहां था। ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, प्रीडिसर मतलब प्रीवियस ऑडिटर, उसकी एनओसी लेनी कंपलसरी होती है। बिना एनओसी के आप ऑडिट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। जहां तुम्हें बी पॉइंट आ गया, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इवेल्युएट, ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, फिर से रिपीट हो गया, आपकी जो ओपिनियन है वो किसी के कहने पर चेंज नहीं होने वाली। ठीक बात है ना। अलर्ट, आपको क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर शेल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरी एज नेसेसरी फॉर नॉन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम। याद आया, वर्ड टू वर्ड सेम। सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, जो टीम आपने भेजी है वो भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक बात है। को देखना चाहिए कि इंगेजमेंट टीम ने अगर कंप्लाई नहीं किया है एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, नॉट कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट, तो फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। याद आया, अभिनव विजय वर्गीय वाला एग्जांपल दिया, खेतान केमिकल वाले के एमडी का लड़का था। तो पहली बात तो उसको टीम में नहीं भेजना, और अगर टीम में कोई बंदा चला गया और बाद में पता लगा उसने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो उसको क्या करो, उस टीम से बाहर निकालो। ठीक बात है। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और इवेल्युएट करना चाहिए कि मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है या नहीं है। बिल्कुल। सर मान लीजिए कोई आइडेंटिफाइड ब्रीच मिल गया मुझे, कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिल गई, तो बताओ क्या करना चाहिए, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट। सेम है जो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, वर्ड टू वर्ड सेम है। ठीक है। अगर नहीं हो एप्रोप्रिएट एक्शन अवेलेबल तो विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट, अगर विड्रॉल परमिटेड है तो, और अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है तो फिर तो रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। इंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्ट टू द फर्म एनी इनेबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। इंगेजमेंट पार्टनर किसको इन्फॉर्म करेगा, अपनी फर्म को, कि भैया इस ऑडिट के लिए विड्रॉ कर जाओ, यहाँ पर ब्रीच, काफी सारे ब्रीचेस है या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है जो रिजोल्व नहीं हो पा रहे। उसके बाद आपको अगर सब कुछ ओके है तो फिर इंगेजमेंट लेटर जरूर ले लेना, SA 210। ऑल्सो इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर। क्लियर है। तो देखो 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या है, परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि मुझे क्लाइंट की के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसमें बेसिकली हमें क्या चेक करना है कि जो प्रिंसिपल ओनर है वो ईमानदार है या नहीं है, आपके पास टीम है या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप इसकी ऑडिट एथिकली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और इंडिपेंडेंटली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सब कुछ ओके है। थर्ड, थर्ड कहां गया, थर्ड अच्छा इसी में लिख दिया इन्होंने, एस्टेब्लिशिंग द अंडरस्टैंडिंग, इसके आगे लिख लो यहाँ पर सी, ये सी है। 3 है ना, ABC, A B और C। क्लियर। अब आ गए प्लानिंग एक्टिविटीज। तो इससे पहले क्या थी, प्रिलिमिनरीज, प्लानिंग से पहले की एक्टिविटी। ओके। सबसे पहले बनाओ ऑडिट स्ट्रेटजी। अच्छा ये सीक्वेंस है, देखो यहां पर मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले क्या बनेगी, ऑडिट स्ट्रेटजी बनती है। उसके बाद क्या बनता है, ऑडिट प्लान। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या बनाओ, ऑडिट स्ट्रेटजी। फिर क्या बनेगा, ऑडिट प्लान टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी। और फिर क्या बनता है, ऑडिट प्रोग्राम, डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या कंटेन करती है, इट कंटेन्स STD,
स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शंस। ऑडिट प्लान क्या बताता है? हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी। और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड ऑडिट प्लान, डिटेल्ड ऑडिट प्लान, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, whom टू डू, when टू डू, टोटल डायरेक्शन, कंप्लीट सेट ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनेगी ऑडिट प्लान बन ही नहीं सकता। इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है ना? ओके। ये ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करती है? हेल्प करती है किसको? ऑडिटर को। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द ऑडिटर। क्या? पहली लाइन तो सेम है, इसमें एसटीडी है, ठीक है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? ऑडिट प्लान फर्दर डेवलप करते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी assist the auditor to determine subject to the completion of auditor's risk assessment, subject to completion of auditor's risk assessment process, such matter as number 1 कि भाई ऑडिट स्ट्रेटजी हमें किस चीज के लिए गाइड करती है? कहता है रिस्क असेसमेंट के लिए तो गाइड करेंगे, वो तो अलग है। उसके अलावा सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो तो अलग करने हैं। उसके अलावा ये आपको क्या गाइड करती है? रिसोर्सेज टू डिप्लॉय। ये नोट्स में कल लिखवाया था। अब बताओ एक सीए के लिए रिसोर्स क्या होते हैं? टाइम एंड टीम। पहले तो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें क्या चीज होगी? एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। क्या क्या चीजें चेक करनी है बताओ? चेक करने के लिए चीजें कम है तो टीम बड़ी बनाऊं या छोटी? छोटी। चेक, टाइम कम है हमारे पास ऑडिट करने के लिए तो टीम क्या बनानी चाहिए? बड़ी। ठीक बात है ना? तो ये चीजें कंसीडर करनी होती है। क्या चेक करना है? चेक करने के लिए बहुत कुछ है तो टीम बड़ी भेजनी पड़ेगी। सर टीम तो बड़ी नहीं बना सकते, हमारे पास आर्टिकल लिमिटेड है, 3 ही आर्टिकल है, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। पॉइंट समझ में आया? सर चेक करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट है ना क्लाइंट जो है उसकी एजीएम आने वाली है तो वो थोड़ा जल्दी ऑडिट रिपोर्ट चाहता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम क्या करना पड़ेगा? तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा या टीम बड़ी बनाकर। तो ये सारी चीजें मैटर करती है एसटीडी के ऊपर। हमें क्या चीज चेक करनी है? टाइमिंग क्या है ऑडिट की, उसके हिसाब से आगे डायरेक्शन फॉरवर्ड करनी है। ठीक है ना? फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज, जैसे इसने एग्जांपल दे दिया है कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर हमें कहां साइन करने चाहिए? हाई रिस्क एरिया पर। ये बेनिफिट में सबसे पहले पेज पे आ चुका। एलोकेशन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ वर्क, कंपिटेंस के हिसाब से। और अगर कोई एरिया तुम्हें लगता है कि भाई ये तो हमारी कंपिटेंस से ही बाहर है तो एक्सपर्ट को। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल भाई, ऐसे 620 अलाउ करता है। अगर कोई एरिया ऐसा है जो आपकी कंपिटेंस से बाहर है, आपका डोमेन ही नहीं है वो, तो आप किसको बुलाओ? एक्सपर्ट को बुलाओ। ठीक बात है। अमाउंट ऑफ रिसोर्स, अमाउंट ऑफ रिसोर्स मतलब हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आर्टिकल्स। हाउ मेनी डेज, कितने डेज लगाने हैं और कितने आर्टिकल भेजने हैं। ऊपर वाला पॉइंट तो ये बता रहा है कि सीनियर कहां यूज करने हैं, जूनियर कहां यूज करने हैं। अब ये बता रहा है कि कितने दिन में ऑडिट खत्म करनी है और कितने आर्टिकल्स भेजने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, मैंने बता ही दिया कितने बंदे भेजने इन्वेंट्री काउंट करने के लिए। ठीक है, रिव्यू, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, ये भी हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि रिव्यू कितना करना है। बजट इन आर टू एलोकेट दी हाई रिस्क एरिया। कोई हाई रिस्क एरिया है तो बताओ वहां पर टाइम कम लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए? ज्यादा टाइम, मोर टाइम टू रिस्की एरिया। सोच समझ के काम करना है जी। ठीक बात है। उसके बाद व्हेन टू डिप्लॉय,
कब ऑडिट स्टार्ट करनी है, कब ऑडिट खत्म करनी है, उसकी टाइमिंग। ठीक है, ये नॉर्मली हमें की कट ऑफ डेट पता होनी चाहिए। की कट ऑफ डेट का एग्जांपल, बोर्ड मीटिंग कब होनी है आपकी, एजीएम कब होनी है आपकी। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने वाली है, अडॉप्ट होने वाली है। उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे हम आपकी ऑडिट कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी की एजीएम जो है वो 30 जून को है, ठीक है। एक और क्लाइंट है आपका, उसकी एजीएम जो है वो 30 सितंबर को है। तो बताओ किसकी ऑडिट जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, 30 जून वाले की। व्हेन टू डिप्लॉय, ठीक है। जिसकी एजीएम लेट है उसको बाद में यूज कर लो, ठीक बात है ना। हाउ हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड, सच एज कब ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग करनी है, कब उनकी टीम का रिव्यू करना है, क्योंकि बिना रिव्यू के ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करनी है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बेसिकली कब करने हैं, व्हेन टू स्टार्ट दी ऑडिट, और जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर रिव्यू कब करना है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी का क्या है, हिस्सा है। पॉइंट सब में आ गया। तो इन शॉर्ट यहां पर समरी, प्लानिंग एक्टिविटीज को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं। एक तो प्रीलिमिनरी, ठीक है, एक्टिविटीज, और एक प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या बनेगी, ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसको डिटेल करो, क्या बनेगा, ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को और डिटेल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। प्रीलिमिनरीज एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी, ए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट ऑडिट, और अगर एक्सेप्ट कर रखी है तो कंटिन्यू। इसमें बेसिकली हमें क्या चेक करना होता है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, और आपके पास टाइम और टीम है या नहीं है। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है, क्या टीम अवेलेबल है। अगर इन दोनों का जवाब हाँ आता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एथिकल इश्यूज। एथिकल और इंडिपेंडेंस इश्यू तो नहीं है। अगर यहां से भी मैटर रिजोल्व हो गया है तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, इंगेजमेंट लेटर। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, इंगेजमेंट लेटर SA-210। ठीक है, ये तीन स्टेप जब पूरे हो जाएंगे, यानी कि इंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, तो अब हमें पता लग गया कि हमारा स्कोप क्या है। फिर उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें STD होगा, फिर प्लान बनेगा, और फिर प्रोग्राम बनेगा। क्लियर। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या असिस्टेंस मिलती है ऑडिटर को, मुझे कितने रिसोर्स यूज करने हैं, कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। ठीक है, ये हो गया नोट। फैक्टर्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने क्या कहा, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें डिसाइड होती है, STD, हाँ, S फॉर स्कोप, T फॉर टाइमिंग,
डी फॉर डायरेक्शन। ठीक है, पहले इन 3 चीज की बात करेंगे। आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कोप। स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या करना है, आप अपना स्कोप डिसाइड करो। स्कोप मतलब एरिया, मुझे क्या चीज चेक करनी है। ठीक बात है। ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कोप डिफाइन करना है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, स्कोप का मतलब एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको चेक क्या करना है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के स्ट्रेटजी बन ही नहीं सकती। स्ट्रेटजी बनाई किस लिए जाती है, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ठीक बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कोप, स्कोप की कुछ खास बातें, फीचर्स क्या है। नंबर 1, आपको कौन कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी की तुम ऑडिट करने जा रहे हो वहां पर एएस अप्लाई होता है या इंड एएस अप्लाई होता है, ये जानना जरूरी है नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इंड एएस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सीनियर को भेजेंगे, एएस थोड़े सिंपल होते हैं। जैसे अगर मान लो सीए इंटर क्लियर करके कोई बच्चा गया है तो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े है ना, तो उसको वो चीज समझानी आसान है। बट सीए इंटर करके अगर कोई बच्चा गया तो उसने इंड एएस तो पढ़ा ही नहीं। इंड एएस कहां आते हैं, सीए फाइनल में, तो वहां पर प्रेफरेंस किसको दी जाती है, सीए फाइनल क्लियर्ड बच्चे को, या तो सीए को, या फिर ड्रॉप आउट हो जो होता है इस टाइप में कि सीए फाइनल का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पेड असिस्टेंट बोल देते हैं उसको, उनको। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, जिसकी तुम ऑडिट करने जा रहे हो वो बिजनेस का नेचर क्या है, क्या उसकी स्पेशलाइज नॉलेज होनी जरूरी है। एग्जाम्पल इसका, तुम ऑडिट करने जा रहे हो एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो भाई ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, एक स्पेशलाइज बिजनेस है। यहां पर आरबीआई के डायरेक्टिव सप्लाई होंगे, तो वहां पर किसको भेजना है, किस आर्टिकल को भेजना है, जिसको आरबीआई एक्ट की क्या हो, नॉलेज हो। ठीक बात है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई हो रहा है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट अगर मुझे भेजनी है तो वो रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिपोर्ट मिस होगी तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो जाएगा। एग्जांपल, लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ बैंक, इन केस ऑफ बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट में लफार जो है वो सीए को फाइल करना जरूरी होता है। ये कहां लिखा हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, और ये अप टू 30th जून फाइल करना होता है। 30th जून आरबीआई के पास चला जाना चाहिए। अब ये जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा तभी पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। ठीक है, और इसी से हमें पता लगेगा कि हमें कौन कौन से ऑडिट एविडेंस लेने हैं, और पिछले साल एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। पिछले साल अगर आपने ही ऑडिट की थी तो पिछले साल के एविडेंसेस में से कौन कौन से एविडेंस है जो मुझे इस साल भी यूज करने, जैसे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत था जिसकी वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई करी, तो इस साल ओपनिंग बैलेंस भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है अगर मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट ना किया हो। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि इस साल हमें ओपनिंग स्टॉक को चेक करना है या नहीं करना है। तो अगर पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही थे तो क्यों चेक करना है इस साल ओपनिंग स्टॉक, वो भी सही होगा। और पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक गलत थे जिसकी वजह से हमने रिपोर्ट क्वालिफाई कर रही थी, तो इस साल आती ओपनिंग बैलेंस चेक करने है कि उन्होंने करेक्ट किया या नहीं किया। टाइमिंग, अब टाइमिंग, प्लान टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर। ठीक बात है। एंड कम्युनिकेशन, मुझे कब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और कब मुझे रिपोर्ट देनी है। मतलब मेरे पास ऑडिट करने का कितना टाइम है, रिपोर्ट बनाने का कितना टाइम है, उसको रिव्यू करने का कितना टाइम है, कब मुझे फाइनली रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मुझसे एंटिटी यानी कि कंपनी ऑडिट रिपोर्ट कब मांग रही है, कौन सी तारीख को मांग रही है। ठीक है। मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस एनटीई एंड ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, पिछले पेज पे आया था। ऑडिट प्लान बनाने के बाद उसको किसके साथ डिस्कस करना है, मैनेजमेंट के साथ। मतलब बिना डिस्कशन के ऑडिट तो नहीं शुरू कर सकता। तो कब मुझे ऑडिट रिपोर्ट देनी है, कब मुझे ऑडिट प्लान डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ये की डेट्स होती है। ठीक बात है। फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इश्यूड। एग्जांपल, ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट हम आपके साथ कब डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, विच इज नॉट फाइनल, पहले बनाकर वो मैनेजमेंट को दिखानी होती है कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट है। अगर मैनेजमेंट वाले देख के कहते हैं सर आपने रिपोर्ट क्वालिफाई क्यों कर रखी है यार,
कहते सर आपने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखे हैं वो अनरीजनेबल है। हमने आपके फाइनेंशियल मैनेजर से डिस्कस किया था कि हमें लग रहा है कि प्रोविजन ज्यादा है, उसने कोई जवाब दिया नहीं, ना उसने प्रोविजन को कम किया। मैनेजमेंट कहती है इसको ठीक करवा दूं, उसके बाद तो क्लीन ओपिनियन दे दोगे, कहता हाँ ठीक है हम इसको कल ठीक करवा देते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो बताओ रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी बेटा, ये ड्राफ्ट होता है। बिना मैनेजमेंट से डिस्कस किए आप सीधा फाइनल रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकते, गलत होता है ये। ठीक है। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल कम्युनिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस या डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा। ये अलग अलग ऐसे है बेटा, बाद में होंगे। ये एसए 250 है, हालांकि एसए 250 आपके सिलेबस में नहीं है, एसए 265 आपके सिलेबस में है। मैनेजमेंट के साथ सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस नहीं होती है, और भी मैटर है जो एसएज में दिए हुए हैं। तो ये मुझे कब डिस्कस करने हैं मैनेजमेंट के साथ, या कब कम्युनिकेट करने हैं, ठीक बात है। और लास्ट, expected nature of timing and communication among engagement team, communication between engagement team members। एग्जाम्पल टीम मीटिंग, बताया ना, टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग, टीम के साथ मुझे कब ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग करनी है। पॉइंट समझ में आया? मैं थोड़ा उसको और सिंपल कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा बताओ, अगर कोई क्लाइंट मुझे ऑडिट ऑफर करता है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये पूछूंगा भैया आपको ऑडिट रिपोर्ट कब चाहिए वो बता दो। कहते सर आज है 1 अप्रैल, हमें ऑडिट रिपोर्ट 30 जून से पहले पहले चाहिएगी। ठीक है, ओके। तो फिर एक काम करते हैं, पहले हम ऑडिट प्लान बनाएंगे डिस्कस करने के लिए कि हमारा नेचर टाइमिंग क्या रहेगा, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट ही बताएगी ना, ताकि एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, की डेट्स पूछ लेंगे, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिपोर्ट का, अदर कम्युनिकेशन, पहले तो अदर कम्युनिकेशन होंगे, ऑडिट रिपोर्ट तो लास्ट में इश्यू होती है बेटा। और उसके बाद ये सारी टाइमिंग किसके साथ डिस्कस कर लेंगे, एंगेजमेंट टीम के साथ। ठीक है, ओके। आज के लिए काफी है इतना, इतना पढ़ के आना अच्छे से, कल डिस्कस करेंगे इसको बाकी।